चलो, तो हाइगेंस का आज सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने हाइगेंस के बारे में पढ़ा था कि वेव फ्रंट क्या होता है, और हाइगेंस ने जो वेव थ्योरी दी थी उसके बारे में जानकारी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेवलेट प्रिंसिपल क्या है। इसी को कुछ लोग हाइगेंस प्रिंसिपल के नाम से भी कह देते हैं। तो हाइगेंस प्रिंसिपल कहें आप, सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल कहें, वो एक ही बात है। देखिए, फर्स्ट रूल क्या है, अगर हम बेटा एक बात हमने कल भी आपको समझाई थी कि सपोज दैट ये हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स, इस सोर्स से हम कई सारी रेस या लाइट एमिट हो रही है। तो मान लीजिए कि अगर लाइट एमिट हो रही है तो x इक्वल डिस्टेंस vt ट्रेवल करे कितने टाइम में, एट टाइम t पर। तो एट टाइम अगर t पर बेटा ये x इक्वल vt डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो x इक्वल vt s से सारे सराउंडिंग में सेम रहेगा। तो सेम रहेगा तो सबको अगर हम डॉटेड को मिला दें तो ये मान लो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके बनेगा। ठीक है, मान लीजिए ये यहां पर आया, ये इधर हो गया। इसका मतलब है बेटा कि ये जो हमारे लिए नया सोर्स बन रहा है, नया सोर्स, अभी तक हमारे लिए सोर्स S था, अब हमारे लिए S1, S2, S3, S4, ऐसे बेटा S5, S6, S7, S8, हमारे पास बहुत सारे सोर्स हो गए। इसका नाम आप देते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। जब सोर्स हमारा पॉइंट सोर्स हो तो सरफेस को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो कह रहा है कि फर्स्ट रूल, एवरी पॉइंट या एवरी पार्टिकल ऑन वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का हर पार्टिकल, तो वेव फ्रंट तो ये है ना, तो इसमें जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी हैं, इट इज ए वर्किंग एज अ न्यू डिस्टर्बेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। वो किसकी तरीके काम करते हैं, एक नया डिस्टर्बेंस जो क्या करता है, सोर्स ऑफ लाइट बनाता है। जो क्या बनाता है, सोर्स ऑफ लाइट बनाता है। तो एवरी पार्टिकल ऑन वेव फ्रंट विच इज वर्किंग एज अ न्यू डिस्टर्बेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट। उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। जैसे मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस में अगर हम कहें कि बताओ इसने, इस सरफेस ने कौन सा वेव फ्रंट बनाया है, तो इसने अपने अराउंड में वेव फ्रंट बना लिया। इसने क्या किया, अपने अराउंड में बच्चा एक वेव फ्रंट बना लिया। तो ये वेव फ्रंट के लिए ये जो S3 है, ये जो S2 है, S1 है, ये क्या बन गए, सेकेंडरी वेवलेट बन गए। क्या बन गए, सेकेंडरी वेवलेट। अब देखो आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर ये नया दिख रहा होगा, ये एक नया स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां पर बेटा कुछ सोर्स होंगे, वो भी अपने आसपास क्या बनाएंगे, वेव फ्रंट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, वेव फ्रंट बना लेंगे। अब ये वेव फ्रंट मिलके फिर क्या बना देगा, एक सरफेस बना देगा। इसका मतलब है एवरी पार्टिकल ऑन अ वेव फ्रंट का हर पार्टिकल, इट इज अ वर्किंग एज अ, किसकी तरीके काम करता है, न्यू सोर्स ऑफ लाइट बोल दो, या न्यू डिस्टर्बेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट कह दीजिए। तो आप चाहो तो उसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एवरी पार्टिकल ऑन वेव फ्रंट इज working as new disturbance of source of light, it is known as उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। वेव फ्रंट का हर पार्टिकल एक नए सोर्स का काम करता है, जिसे हम सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। जैसे आप किसी कमरे पे हैं और उस कमरे में कहीं से शैडो आ रही हो, कहीं से लाइट आ रही हो, तो जब वो लाइट आती है तो वो जो देख रहा है वहां पर बैठा हुआ, उसको नया सोर्स लगता है। अगर उसके हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखने वाले को अपने सरफेस से पीछे जो क्रिएट हो रहा होगा, जो लाइट आ रही होगी, वो भी उसको कैसी फील होगी, नई फील होगी, नया सोर्स फील होगा। तो उसका नाम दे दिया जाता है सेकेंडरी वेवलेट।
अच्छा, ये जो सेकेंडरी वेवलेट है ये बेटा बिल्कुल उतनी ही स्पीड से ट्रेवल करता है जितने से प्राइमरी वेवलेट करता है, जितने से प्राइमरी। तो आप लिख सकते हो स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज सेम एज अ प्राइमरी वेवलेट। क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर हम सेकेंड रूल लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज सेम एज अ, कैसे होता है बेटा, प्राइमरी वेवलेट। जो बेटा हमारे पास कौन होगा, प्राइमरी वेवलेट। मतलब कुल मिला के जैसे S चला होगा वैसे ही S1 चला होगा, जब S1 जैसा रहा होगा वैसे ही S2 रहा होगा। तो ये बेटा ऐसे फॉरवर्ड क्रिएट होता रहेगा। ठीक, अब देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आर्क सेम हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आर्क सेम है। हाँ, लेकिन जब हम वेव फ्रंट बनाएंगे उससे जितना भी आर्क लेंगे वो चारों डायरेक्शन में हम इक्वली लेंगे। जैसे मान लीजिए हम S1 पर आए तो S1 पे हमने आर्क लिया था 1 मीटर का S से, अब हम S1 से जब आगे बढ़े तो हमने 0.8 मीटर का लिया। तो 0.8 मीटर का कहां से लोगे, पूरे वेव फ्रंट से चारों तरफ लोगे। तो जब वो सरफेस बनाएगा तो वो फिर स्फेरिकल बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, स्फेरिकल बन जाएगा। तो ये दो सोर्स। तीसरा बेटा, तीसरा का मतलब जैसे मान लो ये आपके पास एक सोर्स है, ठीक। अब इस सोर्स ने क्या किया, एक सोर्स के आसपास हमने एक सरफेस क्रिएट कर दिया, एक सरफेस क्रिएट कर दिया, ठीक। अब ये सरफेस कौन है बच्चा, ये कौन है, वेव फ्रंट। क्या है, वेव फ्रंट। हमने बेटा क्या किया, x इक्वल वीटी पे, x इक्वल कुछ आर्क काट दिए, यहां पे रखा x इक्वल वीटी, x इक्वल वीटी, ठीक। तो बेटा कुछ इस तरीके से x इक्वल वीटी, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए, ये सरफेस ए बी था। तो बेटा जरा इन आर्क को आपस में मिला दो, ये आर्क कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। तो नया सरफेस क्या बन गया, सी डी। क्या बन गया हमारे पास, नया सरफेस सी डी। या मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये सरफेस हमारे पास ए बी है, ए बी। इस ए बी से हमने कहा x इक्वल वीटी डिस्टेंस पर, x इक्वल वीटी पर। तो बेटा x इक्वल वीटी यहां से लिया, x इक्वल वीटी इस जगह से लिया, x इक्वल वीटी यहां पे लिया, x इक्वल वीटी और यहां से लिया x इक्वल वीटी। अब जरा देखो इनको अगर हम आपस में मिला दें तो क्या बताओ, अगर हम इसको आपस में मिला दें तो ये कुछ ऐसा सरफेस बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, कुछ इस तरीके का एक सरफेस बना रहे हैं। क्या नाम दे दिया, सी डी। तो देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एनवलप बनाते हैं, एक रीजन क्रिएट करते हैं। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड। ऐसा कुछ नहीं है, स्फेरिकल है तो स्फेरिकल ही बनाएगा, सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल ही बनाएगा, और पैरेलल बीम है तो कंटिन्यू आपको प्लेन वेव फ्रंट क्या करता रहेगा, क्रिएट करता रहेगा। तो बेटा थर्ड रूल क्या निकला, इट प्रोड्यूस, क्या करता है, प्रोड्यूस अ फॉरवर्ड रीजन। ये क्या क्रिएट करता है, इट क्रिएट अ फॉरवर्ड रीजन। ये आगे बढ़ते हुए रीजन में, एक फॉरवर्ड रीजन में क्या क्रिएट कर देता है, फॉरवर्ड रीजन। इट प्रोड्यूस अ फॉरवर्ड रीजन जस्ट लाइक अ, किसकी तरीके, जस्ट लाइक अ, जैसा हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, प्लेन हो, जैसा हो बेटा, जस्ट लाइक अ वेव फ्रंट। जैसा कैसा होगा बेटा, जैसा हमारा वेव फ्रंट होगा उसी तरीके से ये फॉरवर्ड रीजन में क्या करेगा, एक एनवलप, एक रीजन क्रिएट कर देता है। तो ये थे बेटा हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट के 3 प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल क्या था हमारा, पहला प्रिंसिपल था वेव फ्रंट का हर पार्टिकल एक नए सोर्स ऑफ लाइट का काम करता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। ये सेकेंडरी वेवलेट अपने आसपास फिर वही काम करता है, क्या बना लेता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लेता है और फिर आगे बढ़ता रहता है। सेकंड क्या था, जितनी स्पीड हमारी की प्राइमरी वेवलेट की होगी उतना ही वेव स्पीड हमारी सेकेंडरी वेवलेट की होगी। तीसरा क्या है, इट क्रिएट अ फॉरवर्ड रीजन। ये आगे बढ़ते हुए रीजन में जैसा वेव फ्रंट होगा वैसे ही एक सरफेस क्रिएट करता रहता है।
तो ये हमारे हाइगन्स के 3 प्रिंसिपल है, नोट कर लें। अब देखिए वेव फ्रंट के कुछ स्ट्रक्चर जरा देख लीजिए। जैसे बेटा मान लीजिए हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक, आपको मालूम है कि प्रिज्म जो होता है बेटा वो 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहां पर हमने बेटा एक प्लेन वेव फ्रंट रखा, या कह सकते हो कि रेज जो है इन्फिनिटी से आ रही हैं, इन्फिनिटी से, ठीक है। ये रेज हमारी कहां से आ रही, इन्फिनिटी से आ रही है। जरा एक बात बताओ बेटा, अगर इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो हम लोग क्या मानते हैं कि वेव फ्रंट कैसा रहा होगा बच्चा, कैसा रहा होगा, प्लेन वेव फ्रंट। कैसा रहा होगा बेटा, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। बेटा ये क्या करेंगी, सरफेस पे आके, ये कुछ सरफेस से आके यहां से रिफ्रैक्ट होंगी, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से, ये सरफेस से आने के बाद भी ये क्या होंगी बेटा, रिफ्रैक्ट होंगी। तो जरा देखो इस सरफेस में यहां पर फिर एक देखो वेव फ्रंट बन गया, ठीक। और अब ये वेव फ्रंट कैसा है, नाम बदल गया है, वही काम दिख आपको रहा होगा कि रेस जा रही हैं परपेंडिकुलर, है वही नाम, कौन सा, प्लेन वेव फ्रंट। लेकिन जब बोलते हैं तो इसको कहते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, और बेटा इसको बोल देते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक। ऐसे ही बेटा हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस। अब बताइए कॉन्वेक्स लेंस में अगर बेटा हम यहां पर रेज डालते हैं, कहां से, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी से, ठीक है। तो बताइए ये क्या करता है बच्चा, ये फोकस पे आके मिला देता है। ये बात सबको पता है कि ये कहां पर बेटा, फोकस पर, ठीक, ये फोकस पर। क्या आपको एक बात दिख रही है कि यहां वाला जो वेव फ्रंट है, इधर वाला जिसको इंसिडेंट कहते हैं आप, ये बेटा प्लेन है, ठीक। लेकिन जरा एक समस्या है, उस समस्या को देखो। जब सरफेस से रेज यहां क्रॉस हुई तो वो धीरे धीरे जाके कन्वर्ज हो गई और एक जगह मिल गई। इसका मतलब है कि जब यहां से रेस पास हुई होंगी तो ये वेव फ्रंट कुछ ऐसा रहा होगा, थोड़ा बड़ा रहा होगा। जैसे जैसे छोटा हुआ तो कुछ वेव फ्रंट भी क्या हो गया बेटा, छोटा हो गया, ठीक। तो क्या आपको ये ऐसा नहीं फील हो रहा है कि ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है, लाइट को कर रहा है कन्वर्ज। तो ये है तो वेव फ्रंट हमारा कैसा, रिफ्रैक्टेड, कैसा है, रिफ्रैक्टेड। लेकिन रिफ्रैक्टेड में कैसा है, कन्वर्जिंग। कैसा है बेटा, तो ये है कन्वर्जिंग, कौन सा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। मतलब ये हाइगन्स ने कहा लाइट नहीं चलती, उनका वेव फ्रंट चलते हैं। तो वेव फ्रंट पहले बड़ा था, प्लेन था, सरफेस क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर रेस थी। जैसे इसने कन्वर्ज किया तो ये बन गया स्फेरिकल। कैसा बन गया, स्फेरिकल। अब ये स्ट्रक्चर छोटा होता चला गया और लास्ट में जाके जीरो हो गया। मतलब हाइगन्स कहते हैं कि लाइट नहीं चलती, वो कहते हैं वेव फ्रंट चलते हैं। और जबकि इसके पहले कहते थे कि नहीं, लाइट एक टीनी पार्टिकल है जिसको कॉर्पस्कल्स कहते हैं, और हाइगन्स ने इस चीज को अपनी भाषा में बताया। ऐसे ही तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास, कि मेरे पास मान लीजिए कि कॉनकेव है। कॉनकेव सब जानते हैं क्या करता है, डाइवर्ज करता है। सपोज दैट कि हमारे पास जो रेज हैं वो इन्फिनिटी से ही आ रही हैं। तो बेटा आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि इन्फिनिटी से जो आती हैं वो सरफेस कैसा बनाती हैं, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक। अब बताओ क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। बेटा डाइवर्ज करेगा तो कुछ किस तरीके से डाइवर्ज करा है। एक तो इस तरह सरफेस से डाइवर्ज हो सकती हैं, ठीक। एक बच्चे थोड़ा दिमाग लगाओ, एक ये भी डाइवर्ज हो सकती हैं। अगर इन दोनों को हम पीछे कर दें तो बेटा शायद कहां मिल जाती है, फर्स्ट फोकस पे। कहां मिल जाती है बेटा, तो जरा एक बात बताओ कि ये इधर आके आते 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 यहां पे मिल गए, तो इसका नेचर क्या आपको दिख रहा है, इसका नेचर क्या दिख रहा है आपको, नेचर बताइए। इसमें तो
हमारे पास कन्वर्जिंग था, इसमें कैसा है? कुछ बढ़ता हुआ ऑर्डर नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है लाइट यहां से आई, यहां पे आई, फिर सीधे हो गई। आप अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा दूसरी तरफ से गौर देखो, ऐसा ही लग रहा है कि यहां पर सोर्स है और यहां से लाइट गई और जाने के बाद डाइवर्ज होगी, फैल गई। तो क्या हम बेटा कुछ ऐसे इसको नहीं कह सकते, मतलब बढ़ते हुए ऑर्डर में। तो जब लाइट गई और सरफेस ने उसको क्या कर दिया, फिर पैरेलल कर दिया, तो ये कैसा है? डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड भी कह सकते हो। और ये कैसा है बेटा? कन्वर्जिंग। लेकिन जो आपके लिए मेन है वो बेटा प्रिज्म वाला। प्रिज्म का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो फिगर ड्रा कर लें। अब देखिए, हाइगेंस ने दो चीजें प्रूव की थी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट पार्ट में हम हाइगेंस के हिसाब से पहले रिफ्लेक्शन प्रूव करते हैं। तो बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम किससे प्रूफ करेंगे? हाइगेंस प्रिंसिपल से। ठीक है, हाइगेंस प्रिंसिपल की हेल्प से हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज आपको मालूम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, कि एक सरफेस पे रहे जहां पर इंसिडेंट रे हो और रिफ्लेक्टेड रे हो, सब एक ही प्लेन पर होने चाहिए। ठीक, अब इसी चीज को हम प्रूफ करते हैं बेटा। हमारे पास ये प्लेन सरफेस है बेटा, यहाँ फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको बनाना सीख लीजिए। ये हमने एक सरफेस लिया, ठीक, इस सरफेस पे बेटा हमने यहाँ पर रेज डाली, जिसको आप रेज बोलो, चाहे आप इंसिडेंट वेव फ्रंट बोलो। हाइगेंस के हिसाब से कहो तो कहते हैं वेव फ्रंट आता है, वेव फ्रंट समझ सकते हो, या आप इंसिडेंट रेज समझ लीजिए आप। तो यहां पर हमने बेटा सबसे पहले एक रेज डाली, ठीक, ठीक है, या आप कह सकते हो, आप इसको इंसिडेंट रे बोल दो, आप इसको इंसिडेंट रे कह दो, या बच्चा हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या बोल सकते हैं? इंसिडेंट वेव फ्रंट, आप कुछ भी कहें। तो हम यहां से मान लेते हैं कौन सा वेव फ्रंट है, कौन सा बेटा? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक, अब देखो बेटा, वेव फ्रंट के साथ रेस परपेंडिकुलर है, ठीक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक आने में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? भाई स्पीड ऑफ लाइट तो रिफ्लेक्शन में बदलती नहीं, स्पीड ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन में बदलती नहीं। तो बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? तो शायद बेटा वीटी। भाई स्पीड बदली नहीं, टाइम आप टी लोगे तो कितना आ गए? वीटी आ गए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमने क्या किया, क्योंकि रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमको एक ये डिस्टेंस दिख रही है और एक ये डिस्टेंस दिख रही है, तो हमने इतनी डिस्टेंस x इक्वल वीटी का आर्क लगाया। अब आर्क रिफ्लेक्शन लिख रहे हो तो डाउनवर्ड लगाना नहीं, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन बन जाएगा। हमको क्या बनाना है? रिफ्लेक्शन बनाना है। तो यहां से हमने क्या किया बेटा, एक आर्क बनाया। तो जब आर्क बनाओगे तो बेटा यहां से इतनी डिस्टेंस का x इक्वल वीटी का, तो आप x इक्वल वीटी को लोगे, यहां भी आएगा, यहां पूरा बनेगा सरफेस। तो हमें पूरा सरफेस तो चाहिए नहीं, तो हम करते हैं x इक्वल वीटी पे, यहां पे हमने क्या बना दिया बच्चा, एक आर्क बना दिया। थोड़ा ऐसा फिगर बनाइएगा क्योंकि फिगर सेट करना है आपको, ठीक। x इक्वल वीटी पे मान लीजिए, ठीक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, ठीक, इतनी बात ठीक है। ये x इक्वल वीटी, जितना x इक्वल ये था, यहां से बेटा इस पोजीशन से ऐसे 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 राइट चारों तरफ बनेगा, ऐसे इधर इधर इधर, जहां में जैसी जरूरत है हमने उसको मिला दिया। अब थोड़ा सोचो, x इक्वल वीटी के बाद ये लाइट जब आई तो ये कुछ इस तरीके से क्या हो गई,
रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब यहां से ये लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो गई। क्या आपको दिख रहा है इस आर्क से एक डिस्टेंस ये दिख रही है? ठीक, जितना आप यहां से यहां चले थे उतना ही आप यहां से यहां चले। जितना आप इस पॉइंट से इस पॉइंट में आए थे VT, उतना ही आप इस पॉइंट से यहां पर चले, तो ये भी कितना होना चाहिए? VT ही होना चाहिए, ठीक। तो अब नाम लिखेंगे VT तो फिगर ड्रा नहीं हो पाएगा, चलिए हम लिख देते हैं VT। अब दिमाग लगाइए, यहां से हम नॉर्मल बना दे बेटा, नॉर्मल हमने नॉर्मल बना दिया, और बेटा यहां पर भी हमने क्या क्रिएट कर दिया? नॉर्मल, ठीक है। ये सरफेस आपके पास कुछ इस तरीके से है, आपको देखने में ऐसा लग रहा है सरफेस कुछ ऐसा है, इस तरीके से। जो वेव फ्रंट आ रहा है तो लाइन नहीं है, ये स्ट्रक्चर है पूरा, ये हमारे पास सरफेस है, ये सरफेस, और हमारे पास कुछ इस तरीके से वेव फ्रंट आ रहा है, कुछ इस तरीके से। ये सरफेस है, ये सरफेस। इस बोर्ड को आप ऐसे कर लो, इधर ऐसा हो जाएगा, और वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से, मतलब बाहर से सरफेस में आ रहा है। लेकिन जब फिगर को बनाते हो तो इसी तरीके से डेवलप होता है, वो उस तरीके से बन नहीं पाता। अब थोड़ा दिमाग लगाना, ये इंसिडेंट रे, ये वाला एंगल आई, ठीक है बेटा। ये रे, ये वेव फ्रंट, ये रे, ये वेव फ्रंट, और रे और वेव फ्रंट कैसे होते हैं? 90 डिग्री का। कैसे होते हैं? तो बताओ ये वाला एंगल कितना बचा? 90 माइनस आई। बोलो बात ठीक, बोलो बात ठीक है। ये बच्चा एंगल आई, तो ये वाला एंगल कितना बचा? 90 माइनस आई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये नॉर्मल और ये परपेंडिकुलर होने चाहिए? ये नॉर्मल और ये कैसे होने चाहिए? तो बताओ, ये एंगल 90 माइनस आई है, ये एंगल, तो बताओ ये एंगल क्या आई होगा? जरा ऐड करके देखो 90 आ रहा है कि नहीं? 90 माइनस आई में आई ऐड करो, आई कैंसिल। बोलो फिगर समझ में आया? आगे बढ़िए। अब हमारे पास दिमाग लगाना, ये रिफ्लेक्टेड है, तो बोलो ये एंगल आ, ठीक है। ये एंगल आर है, तो बोलो ये वाला एंगल, बोलो ये वाला एंगल क्या होगा? बेटा ये कौन सा सरफेस है? ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, और ये कौन सा है? रिफ्लेक्टेड। कौन सा? इसको भाई आगे बढ़ा लो, अगर इसको आगे बढ़ाओगे ऐसे कुछ चला जाएगा ना। ये देखो कुछ फील हुआ? ठीक, तो जरा दिमाग लगाना बेटा। ये आर, तो बच्चा ये वाला 90 माइनस, बेटा ये नॉर्मल और ये सरफेस क्या 90 डिग्री पे? ये नॉर्मल, ये सरफेस, तो बताओ ये वाला एंगल। बोलो बात सही, फिगर कंफर्म हुआ, कोई एंगल में डाउट तो नहीं। नाम लिख दो बच्चा सबके, A B C D, ठीक है, A B C D, ठीक है। और भी नाम चाहो तो इधर लिख सकते हो, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये बच्चा इधर नाम लिख सकते हो, क्या बना था इधर? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बोलो फिगर कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चा एक चीज गौर करो, यहां से एक अगर हम फिनोमिना देखें, आपको दो ट्रायंगल कुछ नजर आ रहे होंगे। देखिए, एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है, इसका नाम है ABC। बेटा ये एंगल आई है, और बेटा ये कितना? ठीक। जरा दूसरा देखो बच्चा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। ये बच्चा R, और बेटा ये, जरा दोनों को नाम देख लो, ABC और BDC, BDC, ठीक बात। क्या ABC और BDC में ये कॉमन दिख रहा है? देखो BC, इसी का ऐसा दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, ठीक है। AC VT है और BD भी VT है, एक साइड सेम हो गई, एक साइड ये सेम हो गई,
ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, और क्या हो सकता है भाई? VT सेम, बेस कॉमन। अब जरा बताओ, बेस कॉमन तो जो साइड सेम होती है उसके फ्रंट का एंगल भी सेम होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो VT के सामने एंगल कितना है? I, और यहाँ VT के सामने का एंगल कितना है? I। तो क्या बेटा आपको एंगल I इक्वल एंगल, क्या IR के इक्वल होना चाहिए? IR के इक्वल होना चाहिए। अब देखो कैसे, ये वाला एंगल देखो क्या 90 दिख रहा है? क्या ये वाला एंगल 90 दिख रहा है? तो ये वाला एंगल कितना? ये वाला एंगल कितना बेटा? क्या हुआ? साइड एंगल, साइड एंगल, ठीक है, साइड एंगल या साइड एंगल साइड कह सकते हो। तो आप पढ़ते थे कि ये कैसे होगा, दोनों सिमिलर ट्रायंगल, और सिमिलर ट्रायंगल में साइड भी, जो साइड सेम है उसके जस्ट अपोजिट का एंगल भी क्या होता है? सेम होता है। जो साइड सेम होती है उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो मुझे लिखने की आवश्यकता तो नहीं, जो साइड सेम होती है उसके फ्रंट का एंगल भी सेम होता है। तो क्या यही तो कहानी है रिफ्लेक्शन में कि I किसके इक्वल होना चाहिए? R के इक्वल होना। अब देखो, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और सरफेस एक ही में तो है। अरे रे की बात मैंने नहीं की, मैं वेव फ्रंट की बात करने लगा। इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहां पे हैं बेटा? नॉर्मल तो वैसे भी परपेंडिकुलर है, वो कहां पे है? सब एक सरफेस पर है। तो आप लिख सकते हो कौन सी कहानी है, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो है तो दुनिया को दिखाना भी है, तो लिख सकते हैं आप। ठीक, क्या क्या लिख सकते हैं बेटा? AC किसके इक्वल है बेटा? BD के, जो आपने क्या माना? VT माना। बेटा BC क्या है? कॉमन है, जो दिन भर आप करते हो। तो बताओ BAC किसके इक्वल है? BDC। तो बेटा ABC कैसा हो गया? सिमिलर हो गया इसके साथ, BDC के साथ। तो जो साइड सेम उसके फ्रंट का एंगल भी सेम, तो इसके फ्रंट का एंगल I और इसके फ्रंट का एंगल R। तो I किसके इक्वल? R के इक्वल। मतलब हाइगेंस की थ्योरी रिफ्लेक्शन में फिट बैठी। और ये फिनोमिना, आप फिगर को ध्यान से देख लीजिए। ये इंसिडेंट रे, दो रे क्यों ली? क्योंकि वेव फ्रंट बनाना था, सिंगल से वेव फ्रंट बनता नहीं, तो मैंने इंसिडेंट वेव फ्रंट बना दिया। ठीक बेटा, मैंने यहाँ A से C में VT डिस्टेंस ट्रेवल की, तो मैंने यहाँ पे C पे रखा और VT के ही आर्क बना दिए। वो पूरा बनाते तो आप स्फेरिकल बन जाता, लेकिन हमको रिफ्लेक्शन चाहिए तो मैंने सिर्फ VT का आर्क बनाया। बेटा इससे इसको मिला दिया, ठीक बात। फिर बेटा B से जो आपने आर्क लिया है उसको मैंने मिला दिया, ये उतना ही होगा जितना A से C होगा। तो A से C VT था, तो B से D भी कितना होगा? VT। और इसी को थोड़ा आगे बढ़ा लो, आपके सामने ये बन गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। चलिए नोट कर लीजिए, प्रूफ करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा रिफ्रैक्शन में आपको मालूम है प्रूफ करने के लिए कहीं ना कहीं स्नेल्स लॉ की नीड पड़ेगी। ठीक, तो एक काम करते हैं, पहले सरफेस को बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक सरफेस है बेटा, सरफेस में हमने बेटा वही काम किया कि यहां से इंसिडेंट रे और यहां से बच्चा इंसिडेंट रे डाल। ठीक है बेटा, ये समझ गए होंगे ये कौन सा वेव फ्रंट होगा? कौन सा बच्चा? इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा। ठीक है, इसका नाम आप लिख दीजिए A और B। ये बेटा कौन सी रे हैं? इंसिडेंट रे। जरा बताओ बच्चा, जब B से C पर पहुंचा होगा, B से C पर, तो बताओ उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी बच्चा? क्योंकि ये N1 है, ये रेयरर है, और बेटा ये N2 है, ये कैसा है? डेंसर है। ठीक है, इसको मैंने रेयरर माना और इसको मैंने क्या माना? डेंसर माना। थोड़ा दिमाग लगाओ कि रेयरर में स्पीड ज्यादा होती है बेटा, N1 और N2, तो ये रेयरर ये डेंसर। डेंसर में N1 शायद N2 से छोटा है भाई। एयर रेयरर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास का 1.5,
वाटर का 1.33, डायमंड का 2.4। इसका मतलब है कि रेयर का सबसे कम और डेंसर का बढ़ रहा है। तो बेटा N1 N2 से छोटा है तो रूल के हिसाब से V1 ग्रेटर देन V2 होना चाहिए। स्पीड रेयर में ज्यादा होनी चाहिए और डेंसर में कम होनी चाहिए। ये हमने सिलसिला में पढ़ा था। इसका मतलब B से C पर जाते समय हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? V1t। कितनी ट्रेवल की बेटा? V1t ट्रेवल। अब यहां पे दिमाग लगाइए थोड़ा सा बेटा। ये जो V1t है तो V1t से कुछ छोटा, छोटा क्यों ले? क्योंकि V1 बड़ा है, V2 छोटा है और ये डेंसर है। तो हम ऐसा करें V2t का डिस्टेंस लेंगे, V1t नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? सेम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं रिफ्रैक्शन और ये N2 है डेंसर, और डेंसर में बच्चा स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। तो कम हो जाएगी स्पीड कम, तो बेटा V1 को कम नहीं करोगे। तो लेट हमने क्या मान लिया? V2 मान लिया। इतनी बात ठीक है? तो बताओ हमने यहां से रखा और V2t तो बेटा यहां पे रखा V2t। ठीक, तो बताओ रेयर से डेंसर कुछ इस तरीके से आए, कुछ इस तरीके से आए। अभी नॉर्मल की भी कहानी, अभी तो हम हाइगेंस प्रिंसिपल से चल रहे हैं, नॉर्मल की कोई बात नहीं। तो बेटा जब यहां पे आए तो बच्चा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और बेटा यहां से क्या? लाइट सीधे हो जाएगी, जैसे ट्रेवल कर रही है सीधे चली जाएगी, और यहां से भी सीधे चली जाएगी। इसको मैंने आगे बढ़ा दिया और सीधे चली। ठीक, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ए बी सी और इसको कर लो बेटा डी। क्या बेटा आपको ये देखो डिस्टेंस एक दिख रही है, ठीक। ये हमको एक क्या मिला? डीसी। क्या मिला? डीसी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या मिला बेटा? रिफ्रैक्टेड। ये ऊपर वाला कौन सा था? इंसिडेंट वेव फ्रंट। बोलो इतनी बात सही है? क्या किया? ये रे इंसिडेंट बेटा बी से सी हम चले V1t। अब V1t मत लेना क्योंकि हमने इसको डेंसर माना है, ये कोई जरूरी नहीं। आप डेंसर ऊपर कर लीजिए, डेंसर ऊपर कर लोगे इसका मतलब है कि V1t से फिर बड़ा आर्क लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। हमने इसको डेंसर कर लिया तो V1 अब छोटा बड़ा रहेगा, V2 छोटा, तो हमने यहां पर कितना लगा दिया? V2t का। कितना लगा दिया बेटा? V2t का लगा दिया। तो बताओ ये जो डिस्टेंस हमारी बन गई ये क्या है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब जरा आगे समझिएगा, यहां से बेटा हमने नॉर्मल बना लिया, नॉर्मल, और बेटा यहां पर भी हमने क्या क्रिएट कर दिया? नॉर्मल, ठीक है। बताओ बेटा ये एंगल को क्या बोलोगे? आई बोलोगे बच्चा। ये आई तो बेटा ये कितना? ये तो समझ ही गए हो, 90 माइनस आई। अच्छा ठीक बेटा, ये 90 माइनस ये नॉर्मल, ये सरफेस, ये भी 90 डिग्री, तो क्या बच्चों ये आई होगा? ये कितना होगा? आई होगा, ठीक। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, ये रिफ्रैक्टेड हो गई, तो रिफ्रैक्टेड हो गई नॉर्मल के साथ कितना? आर। तो बच्चा ये आर, तो बेटा समझदार हो, ये वाला एंगल, वेरी गुड, 90 माइनस आर। बेटा बताना ये 90 माइनस आर और बच्चा ये सबको 90 दिख रहा होगा, तो समझदार हो ये वाला एंगल कितना बचा? वेरी गुड, इतनी बात कंफर्म। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, ऐड करके देखो, आर से आर कैंसिल, 90 90 180। इतनी बात ठीक। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, हम ले लेते हैं ए बी सी। हमने लिया ट्रायंगल ए बी सी। बेटा ए बी सी में साइन आई इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल का फ्रंट परपेंडिकुलर क्या बेटा? BC, और बेटा 90 डिग्री का फ्रंट हाइपोटेनस AC, ठीक बात। तो बेटा इसको फर्स्ट लेट कर लो। आ जाओ ट्रायंगल ADC में, ADC में तो साइन आर इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना बच्चा? इसका फ्रंट परपेंडिकुलर AD,
और 90 डिग्री का फ्रंट हाइपोटेनस AC, इसको लेट कर लिया सेकंड। बताओ फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करो बेटा, फर्स्ट को सेकंड से बेटा डिवाइड करो, तो बेटा AC तो कैंसिल हो गया, तो साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान बेटा साइन आर इक्वल क्या बचा बेटा, BC अपान AD, BC अपान AD। बोलो इतनी बात सही है, इतनी बात सही है बेटा। बताओ B से C कितना चला है, V1T। अच्छा यहाँ मैंने A से D नहीं लिखा था, कितना लिया था, V2T का, कितना लिया था बच्चा, V2T का। तो बेटा कितना चला था, V2T, तो साइन आई अपान साइन आर, बेटा T से T कैंसिल, साइन आई अपान साइन आर बच्चा V1 अपान V2। क्या आपको बेटा याद आया कि N इक्वल C अपान V था, तो बेटा N प्रोपोर्शनल 1 अपान V, तो क्या बच्चा N1 अपान N2 को V2 अपान V1 कहोगे, तो V1 अपान V2 को N2 अपान N1 कहोगे, तो क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपान साइन आर इक्वल N2 अपान N1। और क्या बेटा साइन आई अपान साइन आर N2 अपान N1 को N कहते हैं, N2 अपान N1 को, क्या इसको देखकर याद नहीं आया स्नेल्स लॉ? साइन आई और साइन आर का रेशियो कितना है, कांस्टेंट है, उसी कांस्टेंट को बेटा क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मैं फिगर को एक बार फिर से समझा रहा हूं, आप फिगर देख लीजिए, सबसे मेन बच्चा फिगर, ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस में इंसिडेंट वेव फ्रंट है। हमने क्या किया, B से C V1T लिया, ठीक बेटा, ये रेयरर है, ये डेंसर है, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर का ज्यादा होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, इसका मतलब है यहां पर V1 तो चलेगा नहीं, V1 से कम हमने मान लिया V2। तो हमने क्या किया, यहां पर कितने का आर्क लिया, V2T का, V2T का, और वही आर्क रखते हुए हमने यहां रखा और V2T, और इसको आपस में मिला दिया, तो ये बन गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और ये बन गई रिफ्रैक्टेड रे। तो ये एंगल R, तो ये बेटा 90 माइनस R, और रिफ्रैक्टेड रे जो वेव फ्रंट होता है वो रे के साथ परपेंडिकुलर, तो ये 90 बेटा, ये 90 माइनस R, तो ये कितना बचा, R बचा। ऊपर आ जाइए, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये कितना I बेटा, ये कितना बचा 90 माइनस I, क्योंकि ये 90 डिग्री होते हैं। अब देखो ये नॉर्मल, ये सरफेस 90 डिग्री, ये वाला 90 माइनस आई, तो ये कितना बचा आई। हमने बेटा स्नेल्स लॉ लगा दिया, साइन आई और साइन आर। बोले इतनी बात कंफर्म है। तो ये थी हाइगन्स सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल। प्रिज्म में कैसा वेव फ्रंट बनता है और कैसे हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल।